Bismillahirrahmanirrahim. Today was the first lecture of basic pathology. मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं. टुडेज टॉपिक वाज सेल इंजरी. रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी से प्रिपेयर कर सकते हैं आप, वहाँ बहुत अच्छी पिक्चर्स वगैरह बनी हुई हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक पैथोलॉजी के अंदर सेल इंजरी होती कैसे. सेल इंजरी के अंदर 3 स्टेप्स आते हैं. सबसे पहले अगर माइल्ड सेल इंजरी है, कॉजेज मैं बाद में बताता हूँ आपको कि सेल इंजरी के कॉजेज क्या होते हैं. तो 2 पार्ट्स में डिस्कस करते हैं इनको. फर्स्ट पार्ट की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि सेल इंजरी अगर माइल्ड हो तो उसके अंदर सेल अडेप्ट करता है. अगर थोड़ी सी अनफेवरेबल कंडीशन आई, सेल खुद को उस कंडीशन में ढालता है, सिचुएशन में खुद को अडेप्ट करता है, कुछ ऐसी अपडेट कर देते हैं. अगर मॉडरेट सेल इंजरी आए तो रिवर्सिबल सेल इंजरी कॉज करता है. मॉडरेट अगर चेंजेस आए, स्टिमुलस आए, और अगर सीवियर स्टिमुलस आ जाए तो इरिवर्सिबल चेंज आ जाती है सेल में, और इरिवर्सिबल सेल इंजरी आती है. अगर स्टिमुलस हम थोड़ी देर के बाद हटा दें तो सेल में रिकवर, उसको रिवर्सिबल सेल इंजरी बोलते हैं. और अगर स्टिमुलस एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि अगर स्टिमुलस हटा भी दें लेकिन सेल अपनी कंडीशन में वापस नहीं आ सकता, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल सेल इंजरी. इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे आज. इस वीडियो में अडेप्टेशन के बारे में बात करता हूं. अडेप्टेशन के अंदर आ जाता है एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया. ये सारी क्या चीजें हैं. एट्रोफी को सबसे पहले बताता हूं कि एट्रोफी के अंदर आपका साइज ऑफ सेल्स एंड नंबर ऑफ सेल्स दोनों डिक्रीज कर जाते हैं. तो एज अ रिजल्ट आपका पूरा ऑर्गन श्रिंक कर जाता है, उसका साइज कम हो जाता है, ऑर्गन छोटा हो जाता है. तो पैथोलॉजिकल ये मैंने डायग्राम बनाई है कि इसका ऑर्गन था, ये ऑर्गन छोटा हो गया. क्यों? क्योंकि सेल्स का नंबर और साइज दोनों डिक्रीज कर गए. उसके बाद फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल कौन सी कॉजेज होती हैं. एग्जांपल्स में मैंने लिखा कि डिसयूज एट्रोफी, हेमीप्लेजिया हाफ बॉडी का. अगर फर्ज करें आपके किसी भी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो जाती है या लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन हो जाती है, आपकी हाफ बॉडी काम करना छोड़ गई है ड्यू टू ब्रेन की किसी भी जगह पे लीजन हुई है, तो आपकी वो पूरी बॉडी आप यूज नहीं कर रहे, उसको वो अंडर फंक्शन नहीं है, आप उसको मूवमेंट नहीं कर रहे, तो आपके वो मसल्स ऐसा ऐसा वीक होने लग पड़ेंगे, आपकी पूरी बॉडी वो वीक हो जाएगी. दैट इज कॉल्ड एट्रोफी ऑफ वन साइडेड. तो ये पैथोलॉजिकल कॉज. और फिजियोलॉजिकल में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है एजिंग, ओल्ड एज, जिसके अंदर आपकी बोन्स छोटी हो जाती हैं, आपकी खोखली शुरू हो जाती हैं, और ब्रेन के अंदर बड़ा इफेक्ट पड़ता है. विद द पैसेज ऑफ टाइम ब्रेन का साइज और सेल्स डिक्रीज करते हैं, मसल डिक्रीज कर जाते हैं आपकी साइज. उसके बाद आ जाता है हाइपरट्रॉफी. हाइपरट्रॉफी में आपके नंबर ऑफ साइज नंबर आपका सेम रहता है लेकिन आपका जो सेल साइज है वो इंक्रीज कर जाता है. एक बात याद रखिए कि हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, इनके अंदर मेजरली हम बात करते हैं, वैसे नंबर भी इंक्रीज कर रहे होते हैं. जैसे हाइपरट्रॉफी में बात करें तो नंबर भी इंक्रीज कर रहे होते हैं, लेकिन मेजरली आपका साइज इंक्रीज कर रहा होता है, इसलिए हम माइनर चीजों को इग्नोर कर देते हैं. ये देखें यहाँ पे आपका ये जो साइज है वो इंक्रीज कर गया और नंबर सेम है. दोनों ऑर्गन्स के अंदर 9 सेल मैंने बनाए हुए हैं, ऑर्गन का साइज बढ़ गया. इसका जो फिजियोलॉजिकल रीजन है दैट इज एक्सरसाइज. आप जिम जाते हैं, आप वेट उठाते हैं और आपकी मसल्स का साइज बढ़ जाता है. तो पैथोलॉजिकल इसके रीजन में हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, हाइपरटेंशन, आपको आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है और ऐसा ऐसा एक वक्त ऐसा आएगा कि हार्ट खुद को अडेप्ट कर लेगा ऐसी कंडीशन के अंदर कि उसका साइज बढ़ जाएगा अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, तो हार्ट का साइज बढ़ जाता है. दैट इज थर्ड नंबर पे हाइपरप्लेजिया. इसके अंदर सेल्स का नंबर बढ़ जाता है और साइज रिमेन सेम. यहाँ पे 9 सेल थे, यहाँ पे काफी ज्यादा बन गए और ज्यादा हो गए और ऑर्गन का साइज बढ़ गया. सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एग्जांपल है लिवर डोनेट. जब लिवर किसी को लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं तो एक लोब डोनेट करते हैं पूरा, उसको कहते हैं लोबेक्टमी. और विद द पैसेज ऑफ टाइम लिवर के सेल्स बहुत जल्दी रीजनरेट करते हैं, डिवाइड करते हैं और डिफरेंशिएशन में वो पूरा लोब बना देते हैं. ये इसकी एक लोबेक्टमी एग्जांपल है हाइपरप्लेजिया की. दूसरी हार्मोन ब्रेस्ट यूट्रस प्रेगनेंसी के अंदर बन जाता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर उनका साइज भी बढ़ जाता है. हाइपरप्लेजिया की एग्जांपल्स हैं. उसके बाद मेटाप्लेजिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेटाप्लेजिया की अक्सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेते हैं. इसके अंदर क्या है कि इसकी एग्जांपल आपने ऐसे बताना है कि वन अडल्ट सेल टाइप इज कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर अडल्ट सेल टाइप. जैसे स्मोकर्स के अंदर इसकी एग्जांपल मैंने लिखी हुई है यहाँ पे कि स्मोकर्स के अंदर क्या होता है कि वो सिगरेट पीते हैं, उसके अंदर कोल टार, टोबैको, कार्सिनोजेंस होते हैं. तो हमारी पूरी इंटरनल लाइनिंग के अंदर, रेस्पिरेटरी इंटरनल लाइनिंग ट्रेकिया के अंदर क्या होता है कि स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कलमनर एपिथेलियम हमने पढ़ चुके हैं, वो होते हैं प्लसीलिया. तो स्मोकर्स के अंदर वो कोल टार और कार्सिनोजेंस वहां आके अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं. तो उसकी वजह से स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, क्योंकि जो एक्सक्रीशंस करता था हमारी बॉडी की म्यूकस, तो वो स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. तो एक अडल्ट टाइप दोनों ही फंक्शनल है, एक अडल्ट टाइप दूसरे अडल्ट टाइप में कन्वर्ट हो जाती है. वो जो ट्रेकिया की लाइनिंग है इंटरनल, वो स्क्वेमस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. दैट इज वन एग्जांपल. अदर एग्जांपल इज GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज. गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज इसके अंदर क्या होता है कि आपके स्टमक के अंदर, क्योंकि पीएच 2 होती है, डाइजेशन स्टार्ट होती है, तो इंटरनल लाइनिंग के अंदर स्टमक की म्यूकस होता है, गॉबलेट सेल्स होते हैं, कलमनर सेल्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने सिक्रीशंस करनी होती है. ऊपर इसोफेगस होता है, कार्डियक स्फिंक्टर के ऊपर इसोफेगस. यहाँ पे फ्रिक्शन होगी, वहां पे आपको स्क्वेमस सेल्स चाहिए. तो यहाँ पे पेरिस्टालसिस के थ्रू फूड आता है, तो वहां पे फ्रिक्शन होती है, तो स्क्वेमस सेल्स होते हैं. लेकिन जब आपका ये जो स्फिंक्टर खराब हो जाएगा तो आपके यहाँ से जो म्यूकस है वो भी खराब हो जाएगा और जो आपका कायम है वो भी इसोफेगस की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से खट्टे डकार वगैरह आपको आते हैं और बर्निंग सेंसेशन आपको फील होती है, चेस्ट पेन वगैरह फील होती है. इंजरी ड्यू टू एसिड बैक रिफ्लेक्स मैंने लिखा हुआ है. तो ये यहाँ जो आपके इसोफेगस के अंदर स्क्वेमस सेल्स होते हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्म और कन्वर्टेड इनटू कलमनर सेल्स, कि वो वहां भी सिक्रीशन करें और म्यूकस की लाइनिंग बनाए ताकि आपको डिजीज कॉज ना करे. सेल खुद को अडेप्ट कर लेते हैं यहाँ भी. और इसके अंदर आपके जो इसोफेगस के सेल्स कलमनर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको हम बैरेट्स इसोफेगस बोलते हैं, जिसके अंदर इसोफेगस के अंदर कलमनर सेल्स हमें नजर आते हैं माइक्रोस्कोप में. अगर स्लाइड देखें तो अगर नॉर्मल, एक और यहाँ पे क्लिनिकल इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि अगर नॉर्मल इसोफेगस के अंदर कैंसर वगैरह कॉज करेगा तो उसको बोलेंगे कॉमन कैंसर ऑफ इसोफेगस, दैट इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. और अगर बैरेट्स इसोफेगस जिसके अंदर कॉलमनर सेल्स हैं, बैरेट्स इसोफेगस के अंदर कैंसर होगा तो उसको एडिनो कार्सिनोमा बोलते हैं.
लास्ट डिस्प्लेजिया अडल्ट सेल टाइप इतनी ज्यादा डिवाइड कर जाते हैं कि वो एबनॉर्मल सेल्स बना देता है। जो मेटाप्लेजिया था उसके अंदर वन अडल्ट इंटू अनदर अडल्ट था, लेकिन डिस्प्लेजिया के अंदर वन अडल्ट टाइप एबनॉर्मल सेल्स में डिवाइड कर जाता है और मे कॉज कैंसर। वैसे कैंसरस नहीं होते लेकिन इट मे कॉज कैंसर सेल्स। स्क्वेमस डिस्प्लेजिया ऑफ सर्विस इसकी एग्जांपल है। उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज सेल इंजरी। सबसे पहले सेल इंजरी के कॉजेज पढ़ते हैं, किन वजूहात से सेल इंजरी हो सकती है। दैट इज फिजिकल ट्रॉमा, आपको वैसे चोट लगी है, रेडिएशन की वजह से आप एमआरआई स्कैन वगैरह, एक्सरे, रेडियोग्राफ्स वगैरह कराते हैं, रेडिएशन की वजह से। केमिकल इंजरी, इलेक्ट्रिकल इंजरी, शॉक्स वगैरह लग जाते हैं, इन्फेक्शन, वायरल, फंगल, बैक्टीरियल, ऑटोइम्यून, इम्यूनिटी आपके खिलाफ होगी तो उसकी वजह से भी सेल इंजर्ड हो सकता है। ये सारी कॉजेज हैं और इसके अंदर ये मैकेनिज्म आपने सिर्फ याद रखना है, मैकेनिज्म सेल इंजरी का सेम है, चाहे वो रिवर्सिबल इंजरी हो चाहे इरिवर्सिबल इंजरी हो, मैकेनिज्म दोनों का सेम होगा। सिर्फ फर्क ये है कि रिवर्सिबल लेस सीवियर है, मॉडरेट जब सेल इंजरी होती है, और इरिवर्सिबल दैट इज सीवियर इंजरी, आपको वो सेल रिकवर नहीं कर पाता खुद को विद ड्रग्स। उसके बाद इसके अंदर सेलुलर इंजरी के अंदर सबसे पहले मैकेनिज्म हम बताते हैं कि सबसे पहले होता है इस्कीमिया। इस्कीमिया इज अ लॉस लैक ऑफ ब्लड ड्यू टू इन अ रीजन ड्यू टू वेरियस कॉजेज। उसकी इस्कीमिया की रीजंस क्या हो सकती हैं कि ब्लड लॉस क्यों हुआ, आपका कोलेस्ट्रॉल बनने की वजह से, या एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से, कोई भी रीजन आपको पता है। अब इस ब्लड नहीं पहुंच रहा, जैसे किडनी मैंने बनाई है तो यहाँ पे अफरंट आर्टरी होता है, यहाँ पे ब्लड नहीं आ रहा कोलेस्ट्रॉल की वजह से, या जो भी स्टोन्स वगैरह बन गए हैं तो वहां पे ब्लड पहुंच नहीं पा रहा ऑर्गन को, तो वहां पे हाइपोक्सिया हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो सबसे पहले हाइपोक्सिया अकर्स ड्यू टू इस्कीमिया। ऑक्सीजन क्यों हमारी बॉडी को चाहिए, ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि करता है। अब रेस्पिरेशन एक तो होती है रेस्पिरेशन और एक होती है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में हम एयर इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजनेटेड वो लंग्स वगैरह का चक्कर है। जबकि रेस्पिरेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन से हम एटीपी बनाते हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। जो सबसे पहले क्या होता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं, एटीपी CO2 और H2O बन जाता है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एटीपी कैसे बनती है। जब इंजरी हो जाएगी सेल की, इस्कीमिया हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो एटीपी ऑटोमेटिकली डिप्लीट कर जाएगी हमारी बॉडी के अंदर। एटीपी की अमाउंट जब डिक्रीज कर देगी तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत से मेजर फंक्शन जो कि पहले कर रहे थे अब नहीं करेंगे। एटीपी का रोल कहां पे होता है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर हर वक्त ट्रांसपोर्टर्स काम कर रहे हैं। दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रांसपोर्टर है, दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप्स, कैल्शियम पंप्स होते हैं, और एटीपी यूज ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। इस सेल के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म हो रहा है, डिफ्यूजन वगैरह पैसिव ट्रांसपोर्ट तो हो जाती है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आपको एनर्जी खर्च करना पड़ती है, एटीपी यूज होता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप्स इज वाइटल फॉर लाइफ, नीड एटीपी एंड इफ एटीपी इज डिक्रीज इंट्रासेलुलर सोडियम। नॉर्मली क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में आपका सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, लेकिन जब एटीपी डिप्लीट कर जाएगा तो वो डाउन द ग्रेडियंट मूव करते जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि इंट्रासेलुलर में सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और एक्स्ट्रा सेलुलर में पोटेशियम की कम हो जाएगी। जब इंट्रासेलुलर में सोडियम की बढ़ जाएगी तो सोडियम हमेशा अपने साथ आयंस लेके आता है, वाटर आयंस। तो जहां पे सोडियम होगा वहां भी वाटर होगा, तो सेल के अंदर सोडियम ज्यादा है, वाटर भी मूव करेगा सेल के अंदर, एज अ रिजल्ट सेल की हो जाएगी स्वेलिंग। तो स्वेलिंग सबसे पहले कॉज करती है, सेल इंजरी में स्वेलिंग हो जाती है, वाटर इनटेक हो जाएगा। पहले जो कि ग्लाइकोलाइसिस हो रही थी एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, अब ऑक्सीजन नहीं है, हाइपोक्सिया हो चुका है, तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगी, एज अ रिजल्ट लैक्टिक एसिड बनेगा। अब बॉडी के अंदर एसिड भी प्रोड्यूस होने लग पड़ा है और प्रोलॉन्ग्ड एटीपी डिप्लेशन के अंदर स्ट्रक्चर डिस्ट्रप्शन हो जाती है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। रेस्पिरेशन, ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस होती है, ये दोनों तो ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म में होते हैं, ऑक्सीजन की कमी होगी और लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो गया। तो एसिडोसिस, बॉडी के अंदर एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गई है, तो डीएनए क्लंपिंग स्टार्ट हो गई है, डीएनए भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया। उसके बाद क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम पंप्स जब रुक गए, सोडियम पोटेशियम पंप्स इनएक्टिव हो गए तो स्वेलिंग होगी। कैल्शियम पंप्स, अब दूसरा मेजर जो रोल होता है वो कैल्शियम पंप्स का होता है। कैल्शियम की एक्टिविटी भी कम होगी और एटीपी नहीं मिल रहा, तो कैल्शियम भी इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स के अंदर एक्यूमुलेट कर देगा, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट करेगा, 3 मेजर एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। सबसे पहले फोस्फोलाइपेज, एंडोन्यूक्लियोसिस, प्रोटीएज। फोस्फोलाइपेज डाइजेस्ट करते हैं आपकी मेम्ब्रेन को, क्योंकि फोस्फोलिपिड की बनी होती है आपकी जो सेल है उसकी सेल मेम्ब्रेन। एंडोन्यूक्लियोसिस आपके डाइजेस्ट करते हैं डीएनए को और प्रोटीएजेस डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन्स को। ये मेजर आपके प्रोसेसेस सेल के अंदर होने लग पड़ेंगे और सेल इंजरी चलती जाएगी। लाइसोसोमल एंजाइम है वो सुसाइड बैग्स होते हैं हमारे सेल के, वो बर्स्ट करेंगे और ऑटोफेगी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब हर तरफ से सेल को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ये आपका मेजरली मैकेनिज्म है, चाहे रिवर्सिबल इंजरी हो चाहे इरिवर्सिबल इंजरी हो। अब सबसे पहले रिवर्सिबल इंजरी को डिस्कस करते हैं और कंपेयर करेंगे फिर इरिवर्सिबल के साथ। मॉडरेट इंजरी होती है, तो सबसे पहले तो ये बताया गया और कैन बी क्योर्ड बाय ड्रग्स। अगर आप ड्रग्स कर दो तो सेल अपना रिकवर कर जाता है और नॉर्मली आ सकता है। जब ये सेल मैंने बनाया, ये ऑर्गेनेलिज है अंदर, न्यूक्लियस वगैरह, ऑक्सीजन की हाइपोक्सिया हो गया, कमी होगी, तो इसमें कौन कौन से रिजल्ट्स क्या मिलते हैं। सबसे पहले तो सेलुलर स्वेलिंग होगी, हमने स्वेलिंग पढ़ ली किस वजह से होती है, सोडियम इनटेक, इंट्रासेलुलर में सोडियम बढ़ जाता है, वाटर भी आ जाता है और एज अ रिजल्ट आके स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि एटीपी मिल नहीं रहा, एटीपी आपकी पहली बहुत डाउन हुई है और एज अ रिजल्ट सोडियम पोटेशियम पंप नहीं बन रहे। अच्छा, यहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन भी आपको मैं बता दूं कि हो सकती है, दाने नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। एक तो सेल है, नॉर्मली यहाँ पे दाने दाने बनना शुरू हो जाएंगे और वो सेपरेट भी हो जाते हैं। अब ये ब्लड फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे नोट डाउन की हुई है। सोडियम वाटर मूव्स इनवर्ड। उसके बाद जो थर्ड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी स्वेल कर जाता है क्योंकि प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय हो रहा है और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं वो भी डिटैच कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मजीद प्रोटीन्स न्यू बन भी नहीं रही, तो प्रोटीन सिंथेसिस भी डिक्रीज कर जाती है। नंबर 5 में माइलिन फिगर्स बनते हैं, फोस्फोलिपिड्स, फोस्फोलाइपेज तो कैल्शियम ने पहले ही एक्टिवेट करवाई हुई है, तो उसकी वजह से फोस्फोलाइपेज आपकी सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है, फोस्फोलिपिड फोस्फेट और लिपिड्स को सेपरेट कर देता है। अब लिपिड्स कैल्शियम के साथ मिलकर आपके कंसेंट्रिक वॉल्स लाइक पेयर्स बना देते हैं, जिसको माइलिन फिगर्स बोलते हैं। ये रिवर्सिबल इंजरी में बहुत लो क्वांटिटी में बनते हैं, जबकि इरिवर्सिबल में लार्ज बनते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे।
उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटीज बन जाती हैं यहाँ पे रिवर्सिबल में, और ये बहुत स्मॉल होती हैं, जबकि इरिवर्सिबल में लार्ज होती हैं। डीएनए डैमेज होता है, डीएनए क्लम्पिंग हो जाती है ड्यू टू लैक्टिक एसिड, एसिड बन रहा है पूरी बॉडी के अंदर, डीएनए क्लम्पिंग स्टार्ट होगी। अब इरिवर्सिबल सेल इंजरी है, वही सारा मैकेनिज्म होगा, सोडियम पोटेशियम पम्प्स हाइपोक्सिया वगैरह से, और कैल्शियम रुक रहा है, और फिर लाइसोम्स एंजाइम्स एक्टिवेट हो रहे हैं, और सबसे पहले रिवर्सिबल इंजरी होगी, और देन कम्स इरिवर्सिबल इंजरी, सीवियर इंजरी है, एंड कांट बी क्योर्ड बाय ड्रग्स, और लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसके अंदर माइलिन जो फिगर्स बनते हैं वही कंसेंट्रिक वॉल्स ड्यू टू लिपिड एंड कैल्शियम से मिलने से, तो ये लार्ज क्वांटिटी में बनते हैं, लार्ज नंबर में बनते हैं, सेल के अंदर एक्यूमुलेट कर देते हैं, और यहाँ पे जो डेंसिटीज बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो भी लार्ज बनती है, रिवर्सिबल में स्मॉल, तो मतलब हर चीज लार्जर क्वांटिटी भी हो रही है बड़ी सतह पे। थर्ड है न्यूक्लियर चेंजेस, पिग्नोसिस हो जाती है, श्रंकन कंडेंस्ड न्यूक्लियर बन जाता है। न्यूक्लियर में क्या चेंज आती है, जब आपका न्यूक्लियर ही नहीं आपका नॉर्मल था तो सेल कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद कैरियोलाइसिस होती है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स बनते हैं, और फिर उस फ्रेगमेंट्स को टोटली डिसोल्यूट कर देते हैं, कैरियोलाइसिस हो जाती है, ब्रोकन डाउन हो जाता है, पूरा न्यूक्लियर डैमेज हो जाता है। उसके बाद लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ऑटोफेगी वगैरह होती है, पूरी हर तरह से सेल रैप्चर्ड किए जा रहे हैं। और इसके अंदर हम बायोप्सी वगैरह करने के बजाय हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली ब्लड के अंदर, ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर हमने पढ़े हुए हैं कि ट्रोपोनिन, टीसीके, एमबी, मायोग्लोबिन की ब्लड के अंदर इंक्रीज कर देते हैं, तो हम मार्कर एंजाइम्स इन्हीं को ब्लड के अंदर चेक करते हैं। ड्यू टू इस्कीमिया कोरोनरी आर्टरीज डैमेज होती है मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, आपको पता है, तो हम ब्लड के अंदर यही एंजाइम चेक करते हैं और हमें पता लग जाता है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है। और लिवर के लिए हम करते हैं एसजीपीटी, एसजीओटी, सीरम ग्लूटामेट वाले टेस्ट हमें पता है। दिस इज ऑल अबाउट रिवर्सिबल इरिवर्सिबल इंजरी, बाकी सब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं।